नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो आगे आने वाला सुपर टेट हो या पीईटी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनना तय है डियर। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखें, अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम ने? तो बता दें जो हर्षवर्धन था डियर, हर्षवर्धन वर्धन वंश का था। मैं बता दूं हर्षवर्धन जो है कन्नौज का राजा था। कन्नौज पर इसने विजय प्राप्त की थी और हर्षवर्धन को जो हराने का कार्य किया था वो चालुक्य वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर इसका। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी जो पुस्तक है डियर ये ह्वेनसांग की है और ह्वेनसांग ने इस पुस्तक को रचित किया है और इसमें अपना जो यात्रा वृत्तांत था भारत में आने का पूरा इस किताब में उसने अच्छी तरीके से वर्णित कर दिया है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? बनारस से, कौशाम्बी से, चंपा से या गिरिब्रज से? तो बता दें जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे ये इक्ष्वाक वंशी थे। पार्श्वनाथ जो कि 23वें जो है तीर्थंकर थे और ये बनारस से रिलेटेड थे डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बनारस से संबंधित थे ये पार्श्वनाथ। बता दें अगर पहले तीर्थंकर पूछे तो आप ऋषभदेव मारिएगा और 23वें पूछे तो आप पार्श्वनाथ मारिएगा और अगर 24वां पूछ ले तो आप महावीर स्वामी जी को मार दीजिएगा डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? चंपारण में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी पूछ ले तो आप बताएंगे कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे में, कोल्हापुर, अहमदनगर या रायगढ़ में? तो बता दें जो शिवाजी का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ था डियर वो रायगढ़ में हुआ था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। शिवाजी जो है पेशवा के पद पर वर्तित थे और ये जो है अष्टदिग्गज में जो पेशवा का पद होता है डियर वो सबसे पावरफुल होता है और ये गोरिल्ला युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा माहिर थे मराठा जो गुरिल्ला युद्ध में बहुत ज़्यादा निपुण होते थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है पीठ पीछे से छुपके से वार करना डियर, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां या बाबर? तो दिल्ली का जो पहले किला था वो तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पुराने किले का वर्तमान, तो शेरशाह सूरी ने किया था डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। यही शेरशाह सूरी भारत में जीटी रोड का भी जनक है डियर। ग्रैंड ट्रंक रोड याद रखिएगा शेरशाह सूरी की ही देन है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए के प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो बता दें जो सहायक संधि का सूत्रपात करने वाले थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब सहायक संधि कैसे होती थी तो बता दें, मान लीजिए आप किसी एक जगह के शासक हैं, मान लीजिए आप अवध के शासक हैं या सतारा के थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो सहायक संधि थी लॉर्ड वेलेस्ली की वो कहता था कि सैनिक मेरे रहेंगे, आपकी सुरक्षा के लिए आप इनको भोजन पानी की व्यवस्था कराइएगा और वो रख लेते थे इनके सैनिकों को। लेकिन धीरे धीरे क्या होता था कि ये खुद ही सैनिकों का वर्चस्व जब वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता था तो ये वहाँ के राजा को पदस्थ करके खुद ही हावी हो जाते थे डियर। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की देन थी सहायक संधि, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर राज्य हड़प नीति पूछे तो लाल डलहौजी का नाम याद रखिएगा। लाल डलहौजी भारत में रेलवे का भी जनक माना जाता है और डाक का भी जनक माना जाता है डलहौजी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या नजमुद्दौला? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी डियर वो हुई थी 1764 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा 1764। और जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर था डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं?
आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक थी ये दादा भाई नौरोजी की थी डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बता दे दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात की थी और स्वराज शब्द की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या राजकुमार शुक्ल। तो बता दें जो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किए थे वो थे राजकुमार शुक्ल, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बनारस, लखनऊ या कानपुर। तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान है डियर वो स्थापित है कानपुर में। सी ऑप्शन एकदम सही है। कानपुर में अभी हाल ही में लेदर पार्क की भी स्थापना की गई है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर बहुत फेमस है डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2003 में, अप्रैल 2002 में। तो सेज नीति जो घोषित की गई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी डियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना तय है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? किसमें निहित है? कुल मिला के भारतीय संविधान की जो अंतिम स्टेज की अवस्था है वो किसमें निहित है पूछ रहा है। राष्ट्रपति में, लोकसभा में, मंत्रिमंडल में या सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है डियर वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जो कि संविधान में दर्ज है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप सर्वोच्च न्यायालय ही तो जाएंगे डियर। या तो सर्वोच्च जाएंगे या तो आप जो है उच्च न्यायालय जाएंगे या तो उच्चतम न्यायालय जाएंगे। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ही हुआ डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। डियर तो जो विरोध का अधिकार है ये कोई अधिकार नहीं था डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बी एकदम राइट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो न्यायपालिका को ही समझा जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल होते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था डियर। मूल अधिकार शुरू में 7 थे, लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया डियर, जब 44वां संविधान संशोधन किया गया डियर 1978 में, तो इसको संविधान की मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। ए ऑप्शन एकदम सही है। फिर कहाँ लाया गया? तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 300A में इस संपत्ति के अधिकार को महज एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। आर्टिकल 301 नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी 1992 में, 94, 93 या 95 में। तो बता दें जो भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी वो 1993 में शुरू की गई थी डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के पोषण से, या ग्रामीण बच्चों के पोषण से, या ग्रामीण वृद्धजनों के पोषण से। तो जो भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन था डियर वो था प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से, यानी कि मिड डे मील से। अब बात आई है मिड डे मील की, तो बता दें मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। पहले इसमें अनाज दिया जाता था डियर, पका भोजन नहीं मिलता था, लेकिन बाद में सन 2002 से पका भोजन भी दिया जाने लगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ये कौन लाए थे सदाबहार क्रांति? क्या नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, या एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, या राजकृष्ण द्वारा, या R.K.V. राव द्वारा? तो यहाँ लिखा है भारत। तो भारत में जो लाए थे वो स्वामीनाथन जी थे, एम.एस. स्वामीनाथन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर विश्व में पूछता तो आप नॉर्मन बोरलॉग का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा? तो भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है डियर वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण डी है। नोट डाउन कर लीजिएगा।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरू झील या चपनाला झील या सला झील? तो आप बताएंगे जो असम में है वो चपनाला झील है डियर, डी ऑप्शन एकदम सही है। अब आप कोलेरू झील भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो कोलेरू झील जो पड़ती है डियर ये कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आंध्र प्रदेश में कि अरुणाचल में? कमेंट में लिखिए कोलेरू झील कहाँ पड़ती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 29 जुलाई, 25 जुलाई या 20 जुलाई को? तो बता दें जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है डियर ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर पूछ ले कि कब से शुरुआत हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी डियर वो 1973 से हुई थी। अगर टाइगर स्टेट पूछ ले तो आप मध्य प्रदेश का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैप में जो मानचित्र है भारत का उसके एकदम मिड में स्थित है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर या नई दिल्ली में? तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है डियर वो स्थित है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 75, 82, 95 या 1985 में? तो भारत सरकार द्वारा जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था, सी ऑप्शन एकदम सही है। इसी 1985 को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति तक कब लाना है? 2070 तक, 2040 तक, 2050 तक या 3035 तक? तो बता दें 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति तक लाने का जो लक्ष्य है वो 2070 तक है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है जनसंख्या नीति की, तो बता दें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या कानून के लिए एक बड़ा जो है कदम उठाया है कि अब एक जो परिवार है उसके मात्र 2 ही बच्चे होने चाहिए, नहीं तो उसे राशन कार्ड, सरकारी नौकरियों, ग्राम पंचायत चुनाव इत्यादि में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा डियर। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लिए उत्तर प्रदेश ने अभी एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई थी? 7.7%, 21%, 19.5% या 22%? तो जो भारत में दशक 2001 से 11 में जनसंख्या की वृद्धि थी वो 17.7% की हुई थी डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू है, गोंड है, चेरो है या खैरवार है? तो बता दें उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है डियर वो गोंड निवास करती है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसानों हेतु जो किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी की योजना लागू की गई थी वो किस सन में की गई थी? 1998, 99, 1999, 2000, 2000, 2001 या 2001-2 में? तो बता दें जो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना थी जिसमें हम बैंकों से लोन ले लेते हैं सस्ते ब्याज दर पर, वही क्रेडिट कार्ड होता है और इसकी योजना 1998, 1999 में लागू हुई थी, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुख्य बैंकों का 14 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 68 में, 69 में, 71 में, 70 में? तो बता दें 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आप देखते हैं जब 4 पहिया या कोई भी गाड़ी से आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें क्या पानी डालते हैं, तो पानी किस में डाला जाता है डियर? रेडिएटर में डाला जाता है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। मशीन गन का आविष्कार किया था जे.एल. बियर्ड द्वारा, जी. ब्राउसा द्वारा, कार्ल ब्रेंज द्वारा या जेम्स पकल द्वारा? तो बता दें जो मशीन गन है डियर वो जेम्स पकल द्वारा की गई थी, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर जी.एल. बियर्ड पूछता तो आप क्या मारते? ये टेलीविजन के आविष्कारक है डियर, नोट कर लीजिएगा। ये थे डियर 31 महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल अवेयरनेस के। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। ये आगे आने वाला सुपर टेट हो या पीईटी एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां से जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो पूरे शिद्दत से देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार शेयर करें, लाइक करें
और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करें डियर। मिलेगी जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।